दोस्तों इस दिवाली पर रिलीज हुई है फिल्म थामा और मैं उसी का रिव्यू करूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और करना चाहते हो तो कर लो, नहीं करना चाहते हो तो दिक्कत कोई नहीं है। इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी कहानी है जिसके न सर है न पैर हैं। ये कहानी 323 यानी कि 323 बीसी में शुरू होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग दुनिया में हजारों साल से हैं, लेकिन ये अमर है। ना तो इनका दिल धड़कता है, ना ही ये मरते हैं और ना ही बूढ़े होते हैं। तो फिर डायरेक्टर को ये कैसे समझ में आया कि भाई ये जो बेताल लोग दिखाए जाएंगे इनमें कुछ ज्यादा एज के दिखाए जाएंगे, कुछ कम एज के दिखाए जाएंगे, और ये जो बेताल हैं ये इंसानों का खून पीकर जिंदा रहते हैं। हालांकि ये बिल्कुल आज के इंसानों की तरह ही दिखते हैं, हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। सिकंदर अपनी फौज के साथ इंडिया में आता है, कुछ बेताल लोग उस पर हमला कर देते हैं और उसको मार देते हैं। यानी कि ये बेताल लोग उस सिकंदर को मार देते हैं जिसको दुनिया में कोई नहीं हरा पाया था, जिसने दुनिया जीत ली थी। साला कुछ तो मर्यादा रख लेते, कुछ तो लिमिट रख लेते यार। अच्छा, कमाल ये है कि ये बेताल लोग सिकंदर से कहते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई इंडिया में आने की, यानी कि उस वक्त इंडिया भी था हजारों साल पहले। अरे भाई साहब, अगर भारत भी कह देते तो कम से कम उसमें कुछ तो सच्चाई नजर आती, सीधा ही इंडिया। भाई साहब, और जिन राइटर्स ने इस कहानी को लिखा है मुझे लगता है ये खुद भी बेताल हैं, नहीं तो ऐसी कहानी ये कैसे सोच सकते हैं, ऐसी कहानी ये कैसे लिख सकते हैं। उस वक्त में बेताल लोगों के पास टेप रिकॉर्डर भी था, कैसेट भी थी, बैटरी भी थी, टॉर्च भी थी और यहां तक कि मोबाइल फोन भी था भाई साहब। अबे भाई साहब, कुछ तो रहम करो, कुछ तो खौफ खाओ यार। अच्छा, आज के वक्त में दिल्ली पुलिस में भी कुछ ऑफिसर्स बेताल हैं, लेकिन वो दुनिया को नहीं बताते कि वो बेताल हैं। उनका काम है आम लोगों के और बेताल लोगों के बीच में तालमेल बैठाना। अब मेरी समझ में बात ये नहीं आ रही है कि जब बेताल लोग जिंदा ही रहते हैं इंसान का खून पीकर, तो फिर इंसानों के और बेताल लोगों के बीच में तालमेल कैसे हो सकता है। ये जो बेताल राइटर्स हैं ये यही नहीं रुके, इन्होंने कहा कि अगर आप दिल्ली के किसी नाइट क्लब में जाएंगे तो वहां भी बहुत सारे बेताल हैं, लेकिन वो आप लोगों को बताते नहीं हैं। अब अगर दिल्ली की पुलिस में भी बेताल हैं, दिल्ली में और भी बहुत सारे बेताल हैं, यहां तक कि नाइट क्लब में भी बेताल होते हैं, तो फिर वो इंसानों का खून भी पीते होंगे। तो किसी को पता क्यों नहीं चलता भाई साहब, वो तो बताओ। अबे भाई साहब, कुछ तो लिमिट रख लेते। कहने का मतलब यह है कि यह कहानी वैसी ही है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा। डबल ढोल की मीठे आयुष्मान खुराना की एंट्री होती है, गुलाबी गुलाबी होठ, सुरमा लगाया हुआ है, बिल्कुल लड़की जैसा चेहरा, एकदम मीठा दिखता है। ये जंगल में है, एक जानवर इसे मारने की कोशिश कर रहा है और रश्मिका इसे बचाती है जो एक बेताल है। ठीक है जी, रश्मिका ने बचा लिया, लेकिन रश्मिका तो इंसान का खून पीकर जिंदा रहती है, तो उसको इसका खून पी लेना चाहिए। लेकिन नहीं, रश्मिका ऐसा बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि ये हीरो है फिल्म का, इसका खून पिएगी तो फिल्म आगे कैसे बढ़ेगी भाई साहब। अब रश्मिका के कबीले के और भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं और वो इस मीठे को पकड़कर कबीले पर ले जाते हैं। कबीले का सरदार इसको कैद में रखने का फैसला करता है, लेकिन रश्मिका इसको वहां से लेकर भाग जाती है और रश्मिका मीठे खुराना के घर पर दिल्ली में रहने लगती है। मीठे का फादर है मूत पीकर जिंदा रहने वाला परेश रावल, उसको इस पर शक होने लगता है और कुछ दिनों में इनकी पोल खुल जाती है। दिल्ली पुलिस का एक ऑफिसर आता है और पता चलता है कि वो भी बेताल है। वो रश्मिका से कहता है कि तू यहां क्यों आई, सब गड़बड़ हो जाएगा, तू वापसी चली जा, तुझे यहां नहीं रहना है। अब रश्मिका अपने कबीले में जाने का फैसला करती है और जो रश्मिका उड़ सकती है वो बस में बैठकर अपने कबीले जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन बेताल लोगों का कबीला कहीं आसपास ही होगा, देहरादून या रुड़की या मसूरी। मतलब क्या ही बोलूं यार। अब मीठे खुराना का एक्सीडेंट हो जाता है, वो मर जाता है और रश्मिका उसको मरते हुए नहीं देख सकती, तो रश्मिका उसको काट लेती है और बेताल बना देती है, यानी कि उसका दिल धड़कना बंद हो जाता है, वो अमर हो जाता है, अब वो मर नहीं सकता। अब फौरन ही बटले वरुण धवन की एंट्री होती है, जो डुप्लीकेट दाढ़ी मूछे लगाकर आता है और जोकर दिख रहा है बिल्कुल एकदम। और ये वरुण धवन कौन सा है? नॉर्मल नहीं है, भेड़िया है।
उसकी फिल्म भेड़िया आई थी, आपको याद ही होगी। तो अब उसको बेताल मीठे खुराना का खून पीना है, क्योंकि अगर भेड़िया बेताल का खून पी लेगा तो वो और भी खूंखार हो जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है यहां पर कि भाई वरुण धवन को कैसे पता चला कि मीठा खुराना बेताल बन चुका है? वरुण धवन की मीठे खुराना से क्या दुश्मनी है? वरुण धवन को कैसे पता चला कि मीठा खुराना इस वक्त कहां है? समझ रहे हो? अब दोनों में जबरदस्त एक्शन होता है और फाइनली खुराना के खून की एक बूंद भेड़िया पी लेता है। जैसे ही वो इसके खून की एक बूंद पीता है वैसे ही भेड़िया बहुत ही खतरनाक हो जाता है, बहुत ही ताकतवर हो जाता है। अब वो मीठे बेताल खुराना को पीटना शुरू करता है, लेकिन खुराना रश्मिका को इन्फॉर्म कर चुका है। रश्मिका वहां पहुंचती है और इसको बचाती है और भेड़िए को पीटती है। मैं आपको बता दूं कि खुराना पूरी फिल्म में जहां भी जाता है वहीं पिटता है, जिससे भी लड़ता है उसी से हार जाता है, लेकिन रश्मिका आती है, इसके दुश्मन को हराती है और इसको बचा लेती है। यानी कि एक तरह से रश्मिका इस फिल्म की हीरोइन भी है और हीरो भी है। नवाजुद्दीन भी एक बेताल है और बेताल लोगों ने इसको 100 साल से कैद में रखा हुआ है। कितना भाई साहब? 100 साल से। लेकिन क्योंकि रश्मिका ने गलती की है, वो दिल्ली आकर इंसानों के साथ रहने लगी है, तो उसकी वजह से नवाजुद्दीन को आजाद कर दिया जाता है। लेकिन नवाजुद्दीन अचानक ही कबीले का बॉस बन जाता है। भाई आजाद हो गया 100 साल के बाद, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन कबीले का सरदार कैसे बन गया? खैर आपकी मर्जी है, जो मर्जी आए लिखो आपकी फिल्म में, कौन रोक सकता है भाई साहब आपको? अब सड़ेला नवाज रश्मिका को कैद कर लेता है तो मीठा खुराना आ जाता है। अब मीठे खुराना और नवाज की फाइट होती है और वही होता है जो मैं आपको बता चुका। नवाज खुराना को पटक पटक कर मारता है और फिर रश्मिका लड़ती है, रश्मिका इसको बचाती है और नवाजुद्दीन को मार देती है। अब बटला वरुण भेड़िया ढूंढते ढूंढते बेताल खुराना के कबीले के पास पहुंच जाता है और अब बताया गया है कि अगर बेताल भेड़िए का खून पी लेगा तो वो बहुत खूंखार हो जाएगा, अगर भेड़िया बेताल का खून पी लेगा तो वो बहुत खूंखार हो जाएगा। तो अब बताया जाता है कि इन दोनों की जर्नी शुरू होती है यहां से, यानी कि थामा 2 में ये दोनों होंगे, थामा 2 में ये दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे। मेरे ख्याल में इस कहानी में प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब डायरेक्टर ये कहता है कि ये कहानी शुरू होती है 323 BC में। डायरेक्टर को ये कहने की जरूरत ही नहीं थी, बल्कि डायरेक्टर को फिल्म के स्टार्टिंग में ही लिख देना चाहिए था कि ये एक ऐसी फिक्शन कहानी है जो आज तक आने वाली सभी फिक्शन कहानियों की माता है। ये एक ऐसी कहानी है जिसके सर पैर बिल्कुल नहीं है, तो इस फिल्म को आप देखिए बिना दिमाग के। और अगर डायरेक्टर ये लिख देता तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो जाता, क्योंकि डायरेक्टर आपको पहले ही बता चुका है। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है। अगर आप एक एक सीन देखोगे, आपको ये नहीं सोचना कि पहला सीन क्या था और अगला सीन ये क्यों हुआ। फिल्म के डायलॉग्स भी अच्छे हैं, ऐसे बहुत सारे डायलॉग्स हैं जिनको सुनकर हंसी आती है, जो सुनने में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिल्म का म्यूजिक ठीक ठीक है, कुछ ग्रेट नहीं है। 2 आइटम सॉन्ग है, लेकिन दोनों में से एक भी वैसा आइटम सॉन्ग नहीं है जैसा तमन्ना भाटिया का सॉन्ग है आज की रात। लेकिन दोनों ही आइटम सॉन्ग में बूढ़ी लड़कियों को लिया गया है, मलाइका और नोरा फतेही। ये बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई कि ऐसा क्यों किया गया। अरे भाई तमन्ना भाटिया को ले लेते, किसी और लड़की को ले लेते, बहुत सारी लड़कियां हैं। 2 बूढ़ी औरतों के ऊपर आइटम सॉन्ग फिल्माने का क्या तुक बनता है। फिल्म में एक रोमांटिक गाना बहुत अच्छा है जो खुराना और रश्मिका पर फिल्माया गया है। इस गाने को गाया है मधुबंती ने और मधुबंती की आवाज बहुत ही सुरीली है, बहुत ही बढ़िया है। तुम मेरी जान हो, प्यार हो, तुम मेरे ना हुए ना सही। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर है सचिन जिगर, उनका काम ठीक ठीक है। फिल्म का एक्शन भी अच्छा है, एक हॉरर फिल्म के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है आदित्य ने और मेरे ख्याल में आदित्य का डायरेक्शन बढ़िया है। देखिए फिल्म की कहानी क्या होनी चाहिए, स्क्रीन प्ले क्या होना चाहिए, पहला सीन अगले सीन से कैसे जुड़ना चाहिए, ये तो राइटर्स का काम है। लेकिन डायरेक्टर ने एक एक सीन को अच्छे से शूट किया है। अगर आप एक सीन को देख रहे हैं और उसी को एंजॉय कर रहे हैं तो वो सीन आपको बढ़िया लगेगा। तो मेरे ख्याल में आदित्य का डायरेक्शन बढ़िया है। आप सभी जानते हैं कि खुराना डबल ढोल की है, मीठा है, तो उसके हिसाब से खुराना की एक्टिंग अच्छी है।
खुराना के जो हाथ पैर चलते हैं वो भी मीठे की तरह चलते हैं। जब हंसता है तो मीठों की तरह हंसता है, उसका चेहरा भी लड़की की तरह है, मीठा दिखता है, चाल ढाल भी मीठो जैसी है। तो उस हिसाब से खुराना की ठीक ठाक एक्टिंग है। लेकिन जब खुराना और रश्मिका दोनों साथ में होते हैं तो फिर यह समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि इनमें से लड़का कौन सा है, क्योंकि दोनों ही लड़की दिखते हैं। रश्मिका ने अपने रोल को बहुत ही खूबसूरती से निभाया है। रश्मिका ने बहुत बढ़िया एक्टिंग की है। देखिए, रश्मिका ऐसी सुंदर तो लड़की है नहीं जिसका कोई सपना देखेगा रात में कि भाई रश्मिका मेरी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। लेकिन रश्मिका बॉलीवुड के इतिहास की सबसे लकी एक्ट्रेस है। जबकि रश्मिका इतनी सुंदर नहीं है कि लड़के उसके सपने देखें, इसके बावजूद भी रश्मिका जिस फिल्म में भी आती है वो फिल्म सुपरहिट हो जाती है भाई साहब। परेश मूतवाला ने भी अपने छोटे से रोल को अच्छे से निभाया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी अपने छोटे से रोल को अच्छे से निभाया है। और बटला वरुण डुप्लीकेट दाढ़ी और मूंछों के साथ एकदम लुक्खा दिखा है। फिल्म में वीएफएक्स का बहुत सारा काम है, लेकिन बहुत बढ़िया वीएफएक्स नहीं है। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत हैवी है। आजकल मैं देख रहा हूं कि सभी फिल्मों में ऐसा ही बैकग्राउंड म्यूजिक दिया जा रहा है। मतलब कान भी दर्द करने लगते हैं भाई साहब। यह एक ऐसी फिल्म है जिसको दो तरीकों से देखा जा सकता है। एक, आप अपना दिमाग यूज करके इस फिल्म को देख सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फिर आप पूछेंगे कि यार पहला सीन तो वो था, तो अब ये सीन कैसे हो सकता है, और अगला सीन ये कैसे हो सकता है। तो अगर आप ये सब कैलकुलेशन करने लगेंगे तो फिर आपको इस फिल्म को देखने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। दूसरा तरीका है इस फिल्म को बिना दिमाग के देखने का, यानी कि आप मान लें कि आप में दिमाग बिल्कुल नहीं है, आपको ये जानना ही नहीं है कि पहला सीन क्या था, अब ये सीन क्या चल रहा है और अगला सीन कौन सा आने वाला है। जो सीन चल रहा है आप उसको देख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, बात खत्म। तो अगर आप इस फिल्म को ऐसे देखेंगे कि भाई एक सीन जो चल रहा है उसको आप देख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, तो फिर ये फिल्म आपको पसंद आ सकती है। फिल्म में एक्शन भी है, रोमांस भी है, इमोशन भी है, अगर आप इसको बिना दिमाग के देखोगे तो। और अगर आप दिमाग लगाकर देखोगे तो फिर इनमें से कोई भी चीज आपको इस फिल्म में नजर नहीं आएगी। तो मर्जी आपकी है कि आप फिल्म को देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते। मैं ये नहीं कह सकता कि आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, लेकिन एक बात मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि आप इस फिल्म को देखने के बाद ये तो नहीं कहोगे कि ये एक बकवास फिल्म है। तो मैं इस फिल्म को देता हूं 2.5 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी 4। दोस्तों, अगर ये रिव्यू आपको पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। लाइक जरूर कर देना भाई साहब मेरे लिए, और कमेंट्स करके जरूर बताना कि जो मैंने कहा है वो सही है या गलत है। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।